चलो बातें करना बंद करिए। तो पहला इसमें ह्यूजन प्रिंसिपल, उसके पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन है लोकस ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस ऑक्सीलेटिंग इन फेज। ये है फॉर गिवन लाइट सोर्स। पहले तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन की, वेव फ्रंट है क्या? तो वेव फ्रंट मैथमेटिकल चीज है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस विच आर ऑक्सीलेटिंग इन फेज। तो अगर पॉइंट सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स, तो इसकी वेव फ्रंट कैसी बनेगी? स्फेरिकल। लाइन सोर्स की वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल, और इनफाइनाइट प्लेन सोर्स की वेव फ्रंट प्लेन होंगी। तो पॉइंट सोर्स से जो रेज निकलेंगी वो इस तरीके की होंगी, इससे जो रेज निकलेंगी रेडियल है, और इससे जो रेज निकलेंगी ऐसे। तो क्वेश्चन जनरली इसमें दो तरह का आएगा, या तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन, या ड्रॉ करने को कि वेव फ्रंट ड्रॉ करिए पॉइंट सोर्स के लिए, लाइन सोर्स के लिए, या प्लेन सोर्स के लिए। ठीक है, तो पॉइंट से रेज ऐसे जा रही हैं, तो रे का जो परपेंडिकुलर बनाओगे आप ये, और सही बात है, यही तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, इन सभी पॉइंट पे फेज सेम होगा। ठीक है, तो तरीका इसका शेप ड्रॉ करने का तरीका है कि आप रे डायग्राम बनाइए और उसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बना दीजिए। बातें करना बंद करो। या फिर लेंस वेंस से रिलेटेड अगर बनाना है तो जैसे ये कुछ इस तरीके से होता, एक आध नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसकी वेव फ्रंट यहां से परपेंडिकुलर ऐसी थी, फाइनली वेव फ्रंट ऐसी है। प्रिज्म से बनाना होता तो प्रिज्म में रेज ऐसी जाती ऐसे और बाहर की तरफ बेंड कर जाती, तो वेव फ्रंट इस तरीके से थी, अब इस तरीके से थी। मतलब इन सभी का फेज आपस में बराबर है, इसका फेज, इसका फेज, इसका फेज, यहां इन तीनों का फेज आपस में बराबर है। तो जो पाथ डिफरेंस यहां आया होगा वही यहां होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस तीनों जगह बराबर आया होगा। लिख लिया पहला पॉइंट। और नाम यही, स्फेरिकल, प्लेन, सिलेंड्रिकल। तो क्वेश्चन जनरली नाम वाले आते हैं इनमें।
जैसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस पे अगर प्लेन वेव फ्रंट ये जा रही है, ये ऐसे, तो आउटपुट वाली वेव फ्रंट कैसी होगी? तो हम प्लेन वेव फ्रंट ना बना के रेज बनाएंगे, डाइवर्ज करेंगे, और आउटपुट वाली वेव फ्रंट ऐसी होगी। आ गया समझ में? तो जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए डैश पॉइंट है, ये बी डैश पॉइंट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि फेज ए और फेज बी आपस में बराबर हैं, ए डैश और बी डैश आपस में बराबर हैं। जितना टाइम इसको यहां जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां जाने में लगेगा। अगर मैं एक तीसरा पॉइंट और बना देता सी, तो सी और यहां सी डैश, तो ये वेव साइमल्टेनियसली ये इधर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा। तो पहले जो लोकस ये था वो लोकस बदल के कर्व्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट, ह्यूजेंस प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स। और इसमें दो पॉइंट हैं। एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट behaves as an independent source of secondary wavelets या wavefront। और इसका सेंस क्या है कि मान लीजिए ये एक पॉइंट सोर्स है, इसने एक वेव फ्रंट ऐसे पैदा की। अब ये वेव फ्रंट यहां आई, तो यहां पे जो वेव फ्रंट पे ये पॉइंट है, ये अपनी तरफ से ये नई वेव ऐसे जनरेट करना चालू करेंगे। ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख देता हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब जिस तरफ वेव जा रही है उस तरफ। ये समझिए ऐसे कि पानी की रिपल है, हमने यहां पे डिस्टरबेंस पैदा किया और डिस्टेंस एक्स पे जब ये रिपल गई, तो ये रिपल पे जितने पॉइंट है वो नए सोर्स हैं, उन्होंने अपने आगे वाले को धक्का दिया। ये बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे लोग खड़े होते, हम सबसे पीछे वाले को धक्का देते, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। क्लियर? तो इसने नया सोर्स की तरह बिहेव किया इसके लिए, इसने नया सोर्स बना इसके लिए। अब दूसरी वेव फ्रंट कैसे आएगी? द कॉमन टेंजेंट surface to all these wave fronts, these secondary wave fronts, is our new wave front। ये सेकंड का सेंस क्या है कि किसी भी टाइम पे ये सिग्नल, मान लो VT मूव कर गए, सभी सिग्नल बराबर बराबर सर्कल पे गए होंगे, तो इन पे जो कॉमन टेंजेंट डलेगा वो नई वेव फ्रंट आएगी। अब इसमें देखने पे कोई खास चीज लग नहीं रही, क्योंकि पहले डिस्टेंस R था, अब ये VT बढ़ गया। टाइम T पे VT डिस्टेंस आया, तो VT डिस्टेंस सर्कल की रेडियस बढ़ गई। वो कॉमन सेंस भी था, क्योंकि सर्कल ऐसे ही तो ग्रो हो रहा था। ऐसे ही मान लो एक प्लेन था, इस पे ढेर सारे पॉइंट होते, तो जब वेव इन पे टकराती तो ये सभी ऐसे वेव सिग्नल की तरह बिहेव करते, नए सिग्नल बनते, और नए सिग्नल पे जो कॉमन टेंजेंट बनता वो नई वेव फ्रंट आता, फिर उस पे बनते, फिर नई वेव फ्रंट आता। तो स्फीयर का आंसर स्फीयर आएगा, प्लेन का आंसर प्लेन आएगा, सिलेंडर का आंसर सिलेंडर आएगा। तो यहां तक कोई खास ऐसे दिख नहीं रहा है कि कोई बड़ी चीज हुई है इसमें। ये तो हमें वैसे भी इंट्यूटिव लग रहा था कि रिपल्स की तरह सीधे सीधे रिपल्स जाएंगे,
लेकिन अब आप समझिए कि मान लीजिए ये ऐसा होता, यहां से ये रिपल्स ऐसे आ रही होती, अब ये इससे टकरा के नई रिपल्स ऐसी पैदा होंगी। ये समझते हो कि सोचिए ये कोई दीवार होती, पानी की रिपल यहां आई तो इससे टकरा के नई रिपल ऐसे जाएंगी, और ये जो नई रिपल ऐसी जाएंगी यही तो हमारा रिफ्लेक्शन है। और रिफ्रैक्शन सिंपली क्या है कि अगर रिपल्स यहां आई, टकराने के बाद नई रिपल्स ऐसे जाएंगी। तो दरअसल हम इसी वेव फ्रंट के लॉजिक की मदद से ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे, और ये स्कूल में आता है। स्कूल में हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके दोनों पॉइंट, ठीक है। तो इसमें ये हमारी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं, ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ये भी प्राइमरी है सेकेंड आफ्टर टाइम टी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका प्रूफ देखिए। ऑफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी। वेव थ्योरी की वजह से, की मदद से स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है कि ये हमारी इंसिडेंट रेज है, ये रे डायग्राम है, ये हमारा फाइनली रे डायग्राम है। हमें यह प्रूव करना है कि ये एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये हमें दोनों प्रूव करने हैं कि आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? ये इंसिडेंट रे है, हम इस पे इसके जो परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद की वेव फ्रंट कौन सी है? ए डैश बी डैश। ये समझ में आया? ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। पहले ये फिगर समझ लो। तो let AB and A dash B dash represent incident and reflected wave fronts. ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब अगर मुझे आई और आर बराबर प्रूव करने हैं तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है,
ठीक है, यहां से भी। तो अब अगर मैं ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई है, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई है, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंस बी ए डैश is equal to AB dash is equal to CT, where T is time interval between wavefronts. मतलब जब ये सिग्नल यहां पहुंचा, ये वाला यहां पहुंचा, मतलब जब ये वेव यहां पहुंची, ये वाली वेव कहीं यहां पहुंच चुकी होगी। और दरअसल ये फिगर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये फिगर ऐसा बनना चाहिए था, ध्यान देना। जब ये सिग्नल यहां पहुंचा तब ये पहले पहुंच चुका था, इसने एक स्फीयर बनाना चालू कर दिया होगा। समझिए, ज्यों ही पॉइंट टकराएगा एक रिपल पैदा हो जाएगी। तो सोचिए, ये वेव ज्यों ही इससे टकराएगी एक रिपल पैदा हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रिपल। जब ये टकराएगी तब तक ये वाली रिपल ग्रो कर चुकी होगी, और कितनी ग्रो कर चुकी होगी, तो ये जस्ट इस पे टकराया तो इसका पॉइंट सर्कल है, और ये ग्रो करके कुछ बड़ा बन गया। तो दरअसल इसका बड़ा स्फीयर है, इसका पॉइंट स्फीयर है। एक्चुअली हमें इस पे कॉमन टेंजेंट डालना था, लेकिन ये फिगर बनाना बड़ा अजीब सा हो जाता है। हो ऐसा रहा है कि यहां से ये जो है, ये इसकी वेव फ्रंट है, और इसकी वेव फ्रंट एक पॉइंट सर्कल है। इस पॉइंट सर्कल से इस पे हम टेंजेंट डाल रहे हैं। वो समझाना बड़ा मुश्किल है, तो क्या करना, फिगर बनाना सीख लो। रिफ्लेक्शन सीधे कर देना, इस पे परपेंडिकुलर डाला, वेव फ्रंट बन गई, और इस पे ऐसी आर्क मार देना, तो हमने ये टेंजेंट बना दिया। ये हमारा फिगर बन गया, ठीक है। अब जितनी देर में ये सिग्नल यहां पहुंचा, ये सिग्नल यहां पहुंचा, तो दोनों आपस में बराबर हैं, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो हेंस कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या था, ए बी ए डैश, सही है ना। तो ए डैश बी डैश ए, क्योंकि एक साइड कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री, एक साइड कॉमन है, और ये भी बराबर है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं। और अब अगर दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, तो ये फिगर पूरी तरह से सिमेट्रिक है, मतलब ये बड़ा एंगल इस बड़े एंगल के बराबर है। ये वाला बड़ा एंगल, ये समझ पा रहे हो, ये बड़ा एंगल 90 माइनस आई है, ये बड़ा एंगल 90 माइनस आर है, तो 90 माइनस आई की वैल्यू 90 माइनस आर के बराबर है। तो हम लिखने वाले नहीं है वो, सीधे इसके बाद हम लिखेंगे एंड हेंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो हमें नहीं बताना कहां आई है कहां आर है, ठीक है। अब आपको समझाना हो तो बहुत सारे आई बहुत सारे आर दिख रहे हैं, लेकिन फिगर को गंदा ना करें। कोई टीचर ये नहीं पढ़ता क्या लिखा है, कोई भी नहीं पढ़ता, सब ये फिगर देखते हैं। तो फिगर बनाना आपका, फिगर सही है, सीधे लास्ट में हेंस प्रूव्ड है, हो गया। बीच में कुछ भी लिखो, 3-4 लाइन तो लिखनी पड़ेंगी।
और फिगर पेंसिल से बनाइएगा। ये आर्क बनाना ना भूलें। और इसमें चलो देखो रिफ्रैक्शन का प्रूफ लगभग ऐसा ही है, फिगर अलग है, लेकिन बाकी पॉइंट ऐसे ही बोलेंगे हम सब। चलो सेकंड पार्ट, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में फिगर ऐसा है। फिर से हम वही करने वाले हैं कि पहले रे डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हमारा वेव फ्रंट डायग्राम बनेगा। कायदे से वेव फ्रंट से हमें रे डायग्राम पे आना चाहिए, लेकिन ऐसे ही करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये ए है, ये बी है, और जब बी बी डैश पे पहुंचा, ए कुछ कम पहुंच पाया होगा क्योंकि ये मीडियम में आ गया, और दरअसल इस पे एक आर्क बनानी पड़ेगी। ये समझ में आया? हुआ ये है कि यहां पे सिग्नल ये पहले पहुंच गया, यहां ये सिग्नल देर में पहुंचा, तो जब तक ये यहां पहुंचा तब तक ये ग्रो कर चुका था, और ये इसके पॉइंट सर्कल से इस पे हम टेंजेंट डाल रहे हैं। दरअसल इसका अगर प्रॉपर फिगर देखें तो प्रॉपर फिगर कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिएगा कि दरअसल ये सबसे बाद में पहुंचा, ये पहले पहुंच गया, इसका बड़ा स्फीयर है, ये कुछ बाद पहुंचा, छोटा स्फीयर, इसका और छोटा स्फीयर, इसका और छोटा स्फीयर, इसका और छोटा स्फीयर, ऐसे कुछ बना है। समझ में आया? तो दरअसल ये ऐसे रिपल्स थे और सभी अब रिपल पे टेंजेंट डलेगा, तो अब ये इस तरीके से बन जाएगा। तो अब इसमें भी हमें वही अंग्रेजी लिखनी है। लेट ए बी एंड ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स, refracted wave fronts respectively. And t is time interval between them. Now a dash is equal to c by mu into t and b dash is equal to c t. b से b डैश जाने का टाइम सी टी है, ए से ए डैश जाने का टाइम सी बाय म्यू टी है। समझ में आया? और अब हम ट्रायंगल में ये ढूंढते हैं कि हमारा आई और हमारा आर कहां चला गया। तो सोचिएगा, यहां से जब हम नॉर्मल डालते तो ये एंगल आई बनता, और ये यहां आई है, तो ये एंगल आपको दिख रहा है, ये आई है। बड़ा फिगर सोचें थोड़ा सा, और अब आप फील करिए, ये इस पे 90 डिग्री डाला है, ये आई है, ये 90 है, ये 90 माइनस आई, तो ये आई है, और यहां से ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल आर है।
तो ये सोच पाए कि आर यहां पे कौन सा है, ये। और अब मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, ई ई डैश की वैल्यू, तो यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 ई ई डैश इज इक्वल टू बी बी डैश, इसका म्यू बाय म्यू। लेकिन मैं ई ई डैश को क्या लिख सकता हूं, ए बी डैश का साइन आर, ए बी डैश का साइन आर, और बी बी डैश को लिख सकता हूं ए बी डैश का साइन आई बाय म्यू। और इसके बाद यहां आया साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, या म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अब लिखना चाहो तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ए बी बी डैश एंड ए ए डैश बी। तो फिगर बनाना जरूर सीख लो कि फिगर में हमेशा पैरेलल लाइन बनाएं, ये इधर बनाएं, इस पे ऐसे करके डॉटेड ये बना दें, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, ये आई है, ये आर है, क्योंकि यहां ये आई है, ये आर, और अब इस पे ये ऐसा सर्कल बना देना। ये पार्ट 1 है वेव ऑप्टिक्स का। क्वेश्चन इसमें ऐसे आए हैं, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूं। व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव फ्रंट जनरेटेड फ्रॉम लाइन सोर्स, पॉइंट सोर्स? Cylindrical, spherical. What is the phase difference between 2 points on the same wavefront? 0. तीसरा, can Huygens principle represent या can Huygens theory explain photoelectric effect? क्यों? क्योंकि ये वेव थ्योरी है। तो जितनी वेव वाली चीजें हैं, वेव वाली चीजें कौन सी हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, ये सब वेव थ्योरी है। वो यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। लेकिन पार्टिकल थ्योरी, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कौन सा है? वेव में, क्योंकि ये पोलराइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है। लेकिन पार्टिकल नेचर वाले कौन से हैं जो इससे एक्सप्लेन नहीं होंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्कैटरिंग, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, जो भी स्कैटरिंग है सभी है। जहां स्कैटरिंग आएगा, जहां एज अ पार्टिकल आएगा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्कैटरिंग। कॉम्पटन इफेक्ट ये है कि एक लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, लाइट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, और इसकी वेवलेंथ बढ़ गई। एक्सरे के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम कॉम्पटन इफेक्ट है, और विजिबल लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ किया, वो रमन इफेक्ट है। समझ गए? उसमें व्हाइट लाइट डाली और या ब्लू लाइट डाली और रेड बाहर निकली, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, टकरा के एनर्जी लूज कर गया। क्लियर? चलो अगला, व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम, व्हाट इज द चेंज इन फेज? क्वेश्चन है, रेयर से डेंस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बताओ फेज चेंज कितना आएगा? याद आया कुछ? पाई का, वेव पलट जाएगी। याद करिए, साउंड वेव जैसा, कि ये इससे टकरा, ऐसी वेव गई, इससे टकराने के बाद ये वेव ऐसी आती, तो डेंस से पाई का चेंज आएगा, लेकिन रेयर से पाई का चेंज नहीं आएगा। अगर रेयर मीडियम से टकराएगा, तो जैसे इसकी जगह रेयर मीडियम मतलब यहां बिल्कुल पतली सी वायर होती, तो इससे टकरा के जब वापस आता तो ये ऐसे होता। और ट्रांसमिटेड वेव में कभी फेज चेंज नहीं होता। जो फेज चेंज होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव में ही होगा, और वो भी तब जब डेंस से टकराएगा। ठीक है? तो कभी कभी एक आध अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। अगला है, अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट विल बी द शेप ऑफ वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम द लेंस?
स्फेरिकल, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पे ऐसी वेव गिरी और ये ऐसा आया, ऐसा, समझ गए? अब क्वेश्चन लगभग कुछ ऐसा होगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही, एडवांस में जनरली मैंने बहुत देखा है, जैसे इसकी म्यू की वैल्यू 3/2, इसकी म्यू की वैल्यू 4/3। अब पूछा होता है इससे टकराने के बाद वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। तो ये रे डायग्राम ऐसा होता, तो बताओ रे किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? तो रे ऐसी जाएगी तो वेव फ्रंट ऐसी होगी। समझ गए? बड़ा अच्छा समझे। अब बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, व्हाट इज वेव फ्रंट? क्या है व्हाट इज वेव फ्रंट? locus of points in medium which are vibrating in phase. How does it propagate? How does it propagate? दरअसल इसमें जिस टॉपर का आंसर, इसने आंसर गलत दिया है, नंबर पूरे मिले, लेकिन इसमें नीचे टॉप इसने ये लिखा है इट प्रोपेगेट्स अलोंग द वेव विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एक्चुअल है ये बताना था, हाइगन प्रिंसिपल या ह्यूजन प्रिंसिपल जो भी बोलो, ये बताना था कि every point on primary wavefront gives rise to new sources of secondary wavefront, and the common tangent to the secondary wavefront is our new primary wavefront, and the line which is perpendicular to these wavefronts is the direction of propagation. दरअसल ये बोलना था, लेकिन अच्छी बात ये होती है थ्योरी में कोई ज्यादा नहीं पड़ता है, तो कभी क्वेश्चन छोड़ के बताना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो वही क्वेश्चन उतार देना, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है? लेकिन जैसे देखिए ये टॉपर्स आंसर है, मतलब जिसको पूरे 100 में से 100 में ले होंगे, उसने भी गलत आंसर दिया है, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अगला पार्ट भी है, यूजिंग ह्यूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट, ये मतलब इसका पिछला वाला, लेकिन उसने डायग्राम बढ़िया बनाया, तो चेक करने वाले ने ये सब देखा ही नहीं, उसने देखा डायग्राम बिल्कुल सही है, आई आर और हेंसप्रूड भी लिखा है, और उसने एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को ऐसे करके डब्बा बना दिया, तो पूरा अटेंशन इधर चला गया, तो बाकी कहीं देखा ही नहीं, सोचा जब जिसने ये सब किया है बाकी सब सही लिखा होगा, और ज्यादा नंबर देने से तो रिवेल कोई कराएगा नहीं, तो चेकर फंसेगा भी नहीं कभी, तो इसीलिए ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इसीलिए अगर आपको अपनी अंग्रेजी पे डाउट है, आपको लग रहा है कि कुछ चीजें सही नहीं है, तो कुछ फिगर अच्छा सुंदर सा बना के लिख दो जो उससे रिलेवेंट हो, समझ गया ना? पूरा अटेंशन हम उधर खींच लेंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये बढ़िया एग्जांपल था इसका नंबर लेने का, ठीक है? बाकी सब ऐसे ही है, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर इसकी मदद से ये प्रूव करो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, डिफाइन द वेव फ्रंट एटसेट्रा। चलो चलो सेकंड पॉइंट, इंटरफेरेंस ऑफ सोर्सेस। इंटरफेरेंस ऑफ सोर्सेस, इसमें दो तरह के सोर्सेस हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस, सोर्सेस और ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और those sources which do not have well defined phase difference. तो इनकोहेरेंट मैंने लिखा है, तो कोहेरेंट तो लिख ही लोगे, डू नॉट हटा दो, तो सोर्सेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड
विच हैव वेल डिफाइंड फेज डिफरेंस, और इसके लिए इंटेंसिटी सीधे I1 प्लस I2। कोहेरेंट सोर्सेस, इसमें कोहेरेंट है भी कि नहीं? उसमें मुझे दिखाने कहीं फेज डिफरेंस remains constant with time। या are of same frequency and have well defined phase difference। कुछ भी डेफिनेशन लिख सकते हो आप। और इनकी इंटेंसिटी आई नेट की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos डेल्टा फाई। दरअसल सिंगल कंडीशन है, जो डेल्टा फाई है वो टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइम का फंक्शन हो गया तो समय के साथ रिजल्टेंट इंटेंसिटी बदलती रहेगी और इसका एवरेज लेना पड़ेगा फिर, और एवरेज में ये टर्म निपट जाएगा तो ये बनेगा। तो कुछ समझ में आया कि आखिरकार हुआ क्या है, कि दरअसल ये इसके साथ कॉस डेल्टा फाई टी का फंक्शन था। अब डेल्टा फाई टी का फंक्शन या तो ω1t प्लस ω1 का ये है, एक का ये है। अब इनको घटाओगे तो अगर ω1 ω2 बराबर नहीं हुए तो t तो कैंसल आउट हो गई नहीं, तो या तो ω1 ω2 बराबर ना हो, लेकिन अगर ये बराबर हो गए तब भी ये इनकोहेरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है φ1 और φ2 टाइम का फंक्शन हो जाए। अब ये एक अजीब बात की φ1 टाइम का कैसे फंक्शन है, φ1 तो हम कांस्टेंट ही बोल रहे हैं, वो तो फेज कांस्टेंट है, टाइम वाला टर्म तो ओमेगा के अंदर है। वो दरअसल ऐसा है कि अगर मान लीजिए दो बल्ब होते, बिल्कुल आइडेंटिकल बल्ब है, ठीक है, दोनों में सेम पावर दी, सब कुछ सेम दिया, सेम ब्राइटनेस, सब कुछ सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, स्टिल ये इनकोहेरेंट होंगे। दरअसल टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। लाइट के केस में एक मैं पॉइंट लिख रहा हूं, टू इंडिपेंडेंट, सॉरी अगले स्टेप में लिख दूंगा, चलो। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। वजह समझिए क्यों, कि दरअसल जब आप इस पे सिग्नल ले रहे थे तो आखिरकार लाइट कैसे पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। एक्साइट कब करना है इस पे तो आपका कंट्रोल हो सकता है, डी एक्साइट कब करना है ये कंट्रोल अपना मुश्किल है, वो तो रैंडमनेस है। तो हमने स्विच ऑन किया, मान लो सब एक साथ एक्साइट हो गए, लेकिन डी एक्साइट हुए अलग अलग टाइम पे, तो भले ही इसके इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट हुए थे, डी एक्साइट होने में टाइम का अंतर है, तो एक लैग आ गया अपने आप, और वो लैग फील करिए रैंडम है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे वो डिफरेंस कुछ और है, कुछ देर बाद वो डिफरेंस कुछ और है, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए होंगे। ये प्रोसेस लगातार चल रही है, लगातार एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन चल रहा है। इस वजह से एक रैंडमनेस दोनों में हमेशा है, क्योंकि आप जो फोटोन इसका रिसीव कर रहे हो और जो इसका रिसीव कर रहे हो उनमें एक टाइम लैग आएगा, क्योंकि अगर एक्साइटेशन में डिफरेंस है डी एक्साइटेशन में, तो फोटोन में फेज में डिफरेंस होगा, एक जल्दी मिलेगा एक देर में मिलेगा, और वो एक रैंडम प्रोसेस है, तो डिफरेंस एक रैंडम फंक्शन है, तो डेल्टा टी रैंडम फंक्शन है, तो ये जो हमें कांस्टेंट दिख रहा था वो रैंडम हो जाएगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि हम कोहेरेंट सोर्सेस फिर पैदा कैसे करें, तो ये तो दो अलग अलग तो हमेशा इनकोहेरेंट है, तो क्या कर सकते हैं, दरअसल सोर्स एक ही रखो,
और अब इससे जो वेव जा रही होगी उस वेव को अगर दो हिस्सों में तोड़ दोगे तो जो भी रैंडमनेस है वो दोनों पे एक साथ होगी, तो उसका डिफरेंस जो लोगे वो कट जाएगा। मतलब एक फोटोन को दो हिस्सों में तोड़ दो, और अच्छी बात है फोटोन एक वेव है। तो दरअसल कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने का तरीका है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। समझ में आया क्या बोला? एक वेव फ्रंट को दो वेव फ्रंट में तोड़ दो। अब सिंगल वेव फ्रंट को आप तोड़ोगे तो जो भी डी एक्साइटेशन का रैंडमनेस है वो इस पे कुछ भी होगा, वही तो दोनों पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहां बल्ब अलग है और यहां बल्ब अलग, तो अब दोनों इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं अगले पॉइंट में लिख देता हूं। यही वजह है कि इनकोहेरेंट में हम डायरेक्ट जोड़ सकते थे क्योंकि ये टर्म निपट गया, इसमें फेज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है प्रोडक्शन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो सिंस टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट ड्यू टू randomness in de-excitation of atoms emitting light. We must divide single wavefront in two. In two. Slits or other means. चलो लिख लिया वो तो। चलो अब देखें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें प्रूफ नहीं है सिलेबस में, हालांकि होता तो भी कोई सच ऐसा कुछ नहीं है। हम सिंगल लाइट को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। ये पॉइंट P, ये Y, ये एंगल थीटा। अगर प्रूफ होता भी तो भी ये ऐसे करते, ये S1 S2 P। तो यहां पाथ डिफरेंस कितना आया, इज इक्वल टू S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, ये एंगल अगर थीटा है ये D है, इज इक्वल टू D साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली D tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय डी। ये इसका प्रूफ है। और कंस्ट्रक्टिव कहां आएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब आएगा जब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, मतलब dy बाय डी इज इक्वल टू n लैम्डा, y इज इक्वल टू n d लैम्डा बाय डी, जिसे हम n बीटा लिखेंगे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब डेल्टा की वैल्यू ऑड लैम्डा बाय 2, टू एन प्लस 1 लैम्डा बाय 2, y की वैल्यू n बीटा प्लस बीटा बाय 2। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये डेल्टा 0, ये बीटा, यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा, यहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, तो यहां फ्रिंज विथ बीटा d लैम्डा बाय डी, एंगुलर फ्रिंज विथ।
और एंगुलर फ्रिंज विथ क्या बनेगी, लैम्डा बाय डी। एंगुलर फ्रिंज विथ याद आया, इसको कैपिटल डी से डिवाइड करो तो एंगल आ जाएगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। I1 I2 बराबर हैं तो 4I के बराबर निकलेगा। और मिनिमम इंटेंसिटी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, स्कूल में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन छापने की जरूरत नहीं है। और जैसे क्वेश्चन पहला, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज 1:25, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, रेशियो I max I min if they interfere। ये कोहेरेंट सोर्सेस मान रहा हूं। दूसरा, कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर, स्मॉल डी 1 mm, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन। इसमें फ्रिंज विथ, लोकेशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, न्यू फ्रिंज विथ if lambda is replaced by 4000 एंगस्ट्रॉन, d is doubled, d is halved, source is replaced by white light। बस ऐसे ही आ रहे हैं क्वेश्चन। बता दो आंसर। पहले का 1:5, दूसरे में 36:16, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 6A होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड 4A, लेकिन इनका स्क्वायर। फ्रिंज विथ बताओ, डी लैम्डा बाय डी दिमाग में करो कितना होगा, ट्वेल्व 1.2 mm, 1.2 mm बनेगा। थर्ड मैक्सिमा बोलो 3.6 mm। तो बताओ थर्ड मिनिमा कहां आएगा, थर्ड मिनिमा थर्ड मैक्सिमा से β/2 नीचे है, तीसरे मैक्सिमा से β/2 नीचे है। तो आंसर आ गया 3 mm। न्यू बीटा इफ लैम्डा इज रिप्लेस बाय 4000, बताओ कितना आंसर आएगा। लैम्डा 2/3 कर दिया तो ये 0.8 mm, कैपिटल डी डबल कर दिया तो ये डबल 2.4 mm, स्मॉल डी हाफ कर दिया 2.4 mm। पैटर्न इज रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट, YDSE पैटर्न डिसअपीयर्स। अगर व्हाइट लाइट डालोगे तो व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इसमें ढेर सारी वेवलेंथ है और सभी वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन का पैटर्न आएगा तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो नो फ्रिंज विथ, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, बाकी इसके बाद ऐसा बन जाएगा।
तो फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका तीसरा पार्ट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसी को डिफ्रैक्शन कह रहे हैं। और सिंगल स्लिट, ये एक सिंगल स्लिट है और इसी से वेव जा रहे हैं। यहां तक फिगर सेम, प्रूफ इसका भी नहीं आएगा। लिख भले रहा हूं लेकिन प्रूफ नहीं आएगा। ये पाथ डिफरेंस है और यहां डेल्टा की वैल्यू डी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली डी टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय डी। लेकिन समस्या यह है, ये जो पाथ डिफरेंस है वो पहली और आखिरी वेव के बीच का है। इसीलिए इस बार जब जब डेल्टा एन लैम्डा होगा, एन नॉट इक्वल टू 0, मिनिमा मिलेगा। और डेल्टा एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 होगा तो मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू एन बीटा पे मिनिमा आएगा, लेकिन सिवाय 0 के। तो वंस अगेन इसका प्रूफ कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये 2 बीटा है, ये बीटा, ये भी बीटा। ये पैटर्न में फिगर ही याद रखिएगा। यहां पाथ डिफरेंस 0, यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। तो ये पलट गया पैटर्न। और इसमें बीटा की वैल्यू अब भी डी लैम्डा बाय डी है, लेकिन सेंट्रल विथ अगर पूछी है, जो कि जनरली सेंट्रल विथ ही पूछी जाएगी, तो ये 2 डी लैम्डा बाय डी। और एंगुलर विथ सेंट्रल की 2 लैम्डा बाय डी। सेंट्रल की एंगुलर विथ 2 लैम्डा बाय डी, बाकी सबकी एंगुलर विथ लैम्डा बाय डी है। चलो, तो इसमें डबल स्लिट वर्सेस सिंगल स्लिट, ये डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, या इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर। तो पहला, दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेस। और सिंगल स्लिट है इंटरफेरेंस ऑफ इनफाइनाइट सब सोर्सेस ऑफ सिंगल सोर्स। पहला, और बाकी के अंतर सब हम इस फिगर से बोलेंगे। जैसे इसमें इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमा आर सेम, ऑल मैक्सिमा इज सेम। और यहां इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, central maxima is maximum and it decreases with order. ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर मतलब पहला मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर सेकंड मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर थर्ड मैक्सिमा। तीसरा, ऑल फ्रिंजेस आर इक्वल इन विथ, यहां सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल इन विथ। इसमें मैक्सिमा अकर्स व्हेन
डेल्टा इक्वल टू एन लैम्डा, यहां मिनिमा अकर्स ये डिफरेंसेस है। अब चाहे इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन लिखा हो या डबल स्लिट या सिंगल स्लिट लिखा हो, तो आपको यही लिखने हैं इनमें। क्वेश्चंस जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं। क्वेश्चन या तो जैसे लाइट 6000 एंगस्ट्रॉन passes through slit of width 0.3 mm, find angular fringe width of central maxima, if क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आंसर बताना है बस। इंक्रीज और डिक्रीज यही बताना है। निकालो आंसर जल्दी। चलो बताओ पहले का आंसर। 4 क्या mm, 6000 एंगस्ट्रॉन 0.3 इंटू 10 पे -3 और 6 इंटू 10 पे -7 और इसका भी ट्वाइस। ओके, लैम्डा उल्टे लिख दिए मैंने, 2 लैम्डा बाय डी बिल्कुल उल्टे लिख दिए। 6 इंटू 10 पे -7 बाय डी 3 इंटू 10 पे -4, सही है। 4 इंटू 10 पे -3 रेडियंस। नई फ्रिंज विथ लाइट इज रिप्लेस बाय रेड लाइट, तो लैम्डा बढ़ा दिया, तो पहले का आंसर इंक्रीज। स्लिट विथ घटा दी, सेटअप इज डिप्ड इन वाटर, तो लैम्डा हमने घटा दिया, लैम्डा लैम्डा बाय म्यू कर दिया। पानी में रखोगे तो लैम्डा लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो डिक्रीज हो जाएगा। चलो अगले में YDSE विथ स्लिट विथ 0.1 mm, ये क्या कहना चाह रहे हैं? आंसर तो डायरेक्ट निकल आएगा, पेन वैन की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये सिंगल, इसका सिंगल का फ्रिंज विथ होता,
ये सेंट्रल कितना बनता, 2d लैम्डा बाय w। w समझ में आया। लेकिन ऐसी हमारी दो स्लिट है और उनके बीच में डिस्टेंस d है, तो एक इनका इंटरफेरेंस पैटर्न भी बनता, ये बनता d लैम्डा बाय स्मॉल d। और दरअसल ये दोनों पैटर्न ओवरलैप कर रहे होंगे, तो दरअसल एक इसका ये पैटर्न होगा और इनके बीच में ही इंटरफेरेंस पैटर्न बने होंगे ऐसे। तो इन दो के बीच में कितने बने, तो क्या करेंगे, 2d लैम्डा बाय w को d लैम्डा बाय d से डिवाइड कर दें, तो कितना बना ये 2d बाय w, तो 2 इंटू 12 बाय 0.1 240। आ गया समझ में है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना भूल गए, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि डिफाइन डिफ्रैक्शन आ गया। तो जहां आपने डिफ्रैक्शन लिखा है या इसी के लास्ट में डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लो, फिनोमेना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, और बेहतर है मैं वेव लिखूं क्योंकि ये साउंड के लिए भी ट्रू है, when it passes through hole or bends when passes through obstacles is called diffraction। ये डिफ्रैक्शन है, मतलब ये वेव ऐसे जा रही थी तो ये जो वेव में फैलाव आया, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये स्प्रेड। और कॉर्नर वाला पॉइंट क्या है कि जैसे कोई लाइट अगर इधर होती, ये यहां से ऐसे जाती, लेकिन ये लाइट यहां भी दिखाई देगी, और कैसे ये ह्यूजन प्रिंसिपल से जस्टिफाई होगा कि अगर ऑब्स्टेकल इधर है तो कायदे से रे ऑप्टिक्स के हिसाब से लाइट पीछे नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम बल्ब यहां टॉर्च यहां से जलाएं फिर भी इसके पीछे हमें लाइट दिखाई देगी थोड़ी बहुत। समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से अगर हमने ये टॉर्च इस तरीके से जलाई तो कायदे से कंप्लीटली ब्लॉक कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि दरअसल ये जो लाइट की वेव्स जब यहां पहुंचेंगी ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करेगा, और वो सोर्स जब ये सिग्नल यहां जैसे पहुंच गया, टॉर्च से जो वेव आते आते यहां पहुंची, अब ये नए सोर्स की तरह काम करेगा, इधर आएगा। क्या ये समझ पा रहे हो? और यहां से नए सोर्स की तरह काम करेगा, और वो सोर्स हर डायरेक्शन में फॉरवर्ड में भेजेगा, तो इधर भी भेजेगा, तो ये लाइट इधर भी आ जाएगी। समझ गए? या फिर ऐसे सोचिए कि यहां से लाइट आ रही थी तो इधर भी लाइट आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो भेजेंगे वो हर डायरेक्शन में भेजेंगे। देखिए, तो कुछ लाइट तो इधर भी मिलेगी। ये अलग बात है कि मेजॉरिटी लाइट इधर मिलेगी, लेकिन लाइट इधर उधर भी मिलेगी। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू ऑब्स्टेकल्स, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस, ये रिफ्रैक्शन है। मीडियम की वजह से जो बदलाव आया वो रिफ्रैक्शन है, उसमें तो पूरी की पूरी लाइट ही बेंड हो गई। ये किसी ऑब्स्टेकल से टकराने पे पीछे जो लाइट दिखाई दे रही है वो बेंडिंग है, कि ये ऐसे आ रहा था, अब ये ऐसे, तो ऐसे रे बन गई। ठीक है? या फिर किसी होल से क्रॉस हो रहा है और वो स्प्रेड कर जाए। और ये डिफ्रैक्शन सिग्निफिकेंट कब है? और डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्वेबल या सिग्निफिकेंट इफ साइज ऑफ होल या ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ टू लैम्डा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि विजिबल लाइट हमें स्ट्रेट लगती है और साउंड हमें वेव की तरह होता है, तो क्यों? उसका आंसर यही है।
कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ काफी छोटी है, साउंड की वेवलेंथ बड़ी थी, ऑब्स्टेकल के साइज के ऑर्डर की थी। बिल्कुल वेव थ्योरी से ही तो प्रूव किया है। बिल्कुल नहीं सोचे पार्टिकल थ्योरी क्या कर लेगी। अरे पार्टिकल थ्योरी से कैसे प्रूव हो जाएगा, ये इधर गया तो ये इधर क्यों जाएगा पार्टिकल। तो पार्टिकल तो एक कहीं जगह जाएगा, हर जगह तो जाएगा नहीं। जबकि हम ये कह रहे हैं कि एजिस पे जब गई तो लाइट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी और इधर भी, एक साथ सब जगह है। ये तो वेव ही कर सकती है ना ऐसा। तो पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांस पोलराइज नहीं होती। और इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये इसी से रिलेटेड सीधा कोई न्यूमेरिकल ही आएगा। तो ये आई है, इससे पास हुआ तो ये I/2, और अगर इस पे एंगल थीटा पे अगर हमने इसको रख दिया तो आंसर आएगा I/2 cos स्क्वायर थीटा। बस इतना याद रखना है। ये पहला हमारा पोलराइजर है और दूसरा हमारा एनालाइजर है। और अगर पोलराइज लाइट की डेफिनेशन समझना है तो वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड oscillations are confined to a particular plane called as plane of polarization. ये स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ब्रूस्टर्स लॉ वाला। क्या होता था एंगल बताओ, tan थीटा इक्वल टू म्यू, और ये हमारी पोलराइज लाइट है। ये दरअसल लॉ ऑफ मालूज, पता नहीं क्या नाम है उनका, ये है ब्रूस्टर्स लॉ। इसमें उन्होंने दिया है नाम, नाम नहीं दिया। लेकिन एस इधर है, अब पता नहीं ये क्या बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ मेलस बोलेंगे या कुछ। एस के बाद ये लगा है, ये अजीब है, लास्ट में ऐसा कौन लगाता है। मेलस होना चाहिए, फिर ये एपोस्ट्रोफी क्यों लगाया। ऐसे मैं मेलस बोलता हूं, लॉ ऑफ मेलस, ठीक है, अब जो भी बोल रहा हूं।
ये लो। तो होमवर्क में आपको जो करना है, रे ऑप्टिक्स के नोट्स ना बनाए हो तो बना लेना, बनवाए थे मैंने वैसे। वेव ऑप्टिक्स के नोट्स हो चुके हैं। मॉडर्न के नोट्स बना रखे हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स बना लेना नहीं बनाए हो तो। इनके परसों 1 मिनट इनमें स्कूल में कोई खास ऐसा नहीं है मॉडर्न फिजिक्स में कोई, इसीलिए इसमें नोट्स बनाने की बजाय वैसे मैं ये कहूंगा सीधे आप इसका सैंपल पेपर जो है ऐसा वाला कोई होगा, कोई भी कंपनी का हो चलेगा, ठीक है। तो इसमें PYQ CBSE वाले ये जरूर देख लें। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें बहुत सच ऐसा कुछ है नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है इसमें। तो PYQ देख लेना इसके मॉडर्न फिजिक्स के। और मैंने शेड्यूल दिया है उसमें 8 या 9 तारीख को पेपर है। कब है फिजिक्स का? 8 को, हाँ 8 को फिजिक्स का पेपर है। 8 कब है? परसों 5 नरसों। हाँ फिजिक्स में सिलेबस में जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का नोट्स और ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे क्या करना है वो मैं परसों की क्लास में करा दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट मैं परसों करा दूंगा। तो एनसीईआरटी लेके आना वैसे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मैं करा दूंगा, बाकी सब आपको करना है, ठीक है। और सिलेबस है, ये बुक पूरी सिलेबस है, पार्ट 2 पूरा, ठीक है। और सीबीएसई के पैटर्न पे आएगा पेपर, और आपको रिटन अंग्रेजी लिखनी है बिल्कुल प्रॉपर जैसे लिखते हैं। तो उसके लिए 1 मिनट, PYQ आपके लिए इनफ रहेंगे, PYQ ढंग से कर लो, खासकर इसमें 1 मार्क और 3 मार्क वाले, ये पहली प्रायोरिटी है। और खासकर जो सीबीएसई में आए हुए वो थोड़ा ढंग से देख लेना। आंसर पढ़ना कि पहले 1 मार्क के तो सीधे आपके जो सॉल्यूशन ही चेक, आंसर ही करने हैं आपको, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। 3 मार्क के सॉल्यूशन जरूर देखने हैं कि लिखना कैसे, ठीक है। तो ये जो पेपर होगा, पेपर के बाद मैं डिस्कशन करूंगा, फिर मैं इनके आइडियल सॉल्यूशन बताऊंगा कि स्कूल में नंबर कैसे लाने हैं। पहले देखते हैं तुम कितने लाते हो। तो इस पेपर का डिस्कशन इसी दिन, और मैं कॉपी भी वहीं चेक करा दूंगा आपस में एक दूसरे को बांट के, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम कॉपी कहीं चेक करवाएं। तो बातें करना बंद करिए, ये और इंपॉर्टेंट है अच्छे से तैयारी करने के साथ देना, सो दैट, क्योंकि आपका अगला ही पेपर फिजिक्स का है, और फिजिक्स की तैयारी का टाइम आपको मिलेगा अगर, तो आपको कम से कम पेपर लगाने का टाइम नहीं मिलेगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि 3 या 4 दिन है गैप फिजिकल के बाद, 3 दिन का गैप है। अब 3 दिन में पेपर थोड़ी ना लगाते बैठोगे, फिर से एनसीईआरटी या सैंपल या ये PYQ लगाओगे। तो एक पार्ट अभी होगा 8 तारीख को, और फिर दूसरा वाला पार्ट वही 11-12 तारीख के आसपास होगा फिजिक्स का, ठीक है। 12 तारीख के फिजिकल कब है वैसे तुम्हारा? हाँ तो 13-14 को होगा, 13 के आसपास होगा। और 9 तारीख को फिजिकल का पेपर है, फिजिकल का पेपर है। इसमें भी 50% सिलेबस है, वो चैप्टर में दे चुका हूं, और अभी कर लोगे बढ़िया रहेगा। तो अभी से कम 5 चैप्टर तो कर ही लो। अब योगा आप एक अगर पेपर के पहले याद करने जाओगे तो याद नहीं होगा, एक बार अभी याद कर लो, एक बार पेपर के पहले याद कर लेना, तो काम चल जाएगा। तो फिजिकल का पेपर अगले दिन है, ये भी तैयारी करके देना अच्छे से। तो फिजिक्स के बाद आपको टाइम मिल जाएगा, एक दिन में तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और बाकी के नोट्स अच्छे से बनाइए। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कोई स्कूल में लिखने में दिक्कत है तो पर्सनली पूछिए, स्कूल में नंबर आने बहुत जरूरी है। और सिर्फ 75 से सेटिस्फाई मत होइए, मतलब 90-90 आने चाहिए, 75 क्या, आगे काम आते हैं। आगे जब आप CV अपना तैयार करते हो रिज्यूमे, तो रिज्यूमे में थ्रू आउट परफॉर्मेंस देखते हैं। अब ऐसे थोड़ी करोगे कि 10th में हमारे 60% आए, 12th में 70% आए और IIT में अच्छी रैंक आ गई, तो लगेगा एक तुक्का बैठ गया ये तो तुम्हारा। मैं तो यही एग्जाम्पल है, वो तो मैं करवा रहा हूं, मैंने 70 के बावजूद तुम्हें पेपर देने दिया।
मैं ये कह रहा हूं, ये खासकर कहाँ जो आईआईएम में जो इंटरव्यू राउंड होता है खासकर, उसमें एलिजिबल ही नहीं होते अगर आपके 10-12 में परसेंटेज कम हो तो ये परफॉर्मेंस मैटर करता है हर जगह। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 98-99% लाओ, 90% तो लाओ। 90% तो लाना आसान है, आप सीरियसली पढ़ लोगे। इसी दौरान आपकी मेंस की भी तैयारी हो रही होगी, क्योंकि जब आप ये एनसीईआरटी ढंग से पढ़ोगे या इसमें थ्योरी वाली चीजें अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी सीबीएसई की तैयारी भी होगी। और मैं रिकमेंड करूंगा, 1 मिनट, जो आपको फिजिक्स का गैप मिलेगा उस गैप में आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लें, खासकर पार्ट टू, सो दैट मेंस में ऐसे क्वेश्चन ना आए कोई की जो आप पे ना बने सेकंड मेंस में। ठीक है? और फर्स्ट मेंस में क्या आया कैसे आया बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना खुश होने की जरूरत है ना निराश होने की जरूरत है ना। पहले मेंस में पैनिक होता है थोड़ा बहुत, बहुत बच्चे पैनिक किए होंगे, क्योंकि अभी ये जो नया पैटर्न है कि आप सीधे पहली बार पेपर दे रहे हो इतने सालों से तैयारी का, बीच बीच में झटके लगते रहने चाहिए थे कि हो सकता है आपका 10th बोर्ड होता, 8th बोर्ड होता, पुराने बोर्ड होते तो आपको आसान पड़ता। लेकिन अच्छी बात है, ठीक है, अब आप बोर्ड दोगे तो 5 बार पैनिक तो ये हो गई। बोर्ड में भी ऐसा होता है, पहले पेपर में पैनिक कर जाते हैं। मैं इसलिए तो ये पेपर करा रहा हूं कि तुम्हारी थोड़ी लिखने की आदत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लिखते ही रहो और पता चला आधा ही पेपर किया हमने। ठीक है? तो अगर आप सिंसियरली 11 तारीख तक, अगले 11 मार्च तक, जब तक आपका स्कूल चल रहा है, आप सिंसियरली स्कूल का भी पढ़ते हैं तो भी मेंस में बहुत हेल्प होगी। आपको इतना करना है कि 12वीं वाला पार्ट जो है वो क्लास कॉपी से या एटलीस्ट एनसीईआरटी से बिल्कुल प्रॉपर कर लें। 11th वाला पार्ट हम पूरा याद करा लेंगे, चिंता मत करो। 11th वाला पार्ट सब मैं याद करा दूंगा, फिर से रिवीजन करवाएंगे लगेगा तो, मतलब मैं तो कराऊंगा, जिसको करना है करो, नहीं करना हो नहीं करो। क्योंकि होता है 12th पढ़ते पढ़ते फिर 11th भूल जाते हैं, तो ये तो लूप में चलता रहता है। 11th अच्छा होता है 12th भूल जाते हैं, 12th अच्छा होता है 11th भूल जाते हैं। लेकिन ये मैं कराऊंगा 11th के बाद, लेकिन तब तक आप अपना काम खत्म कर लें, ठीक है? इंतजार ना करें उसके लिए। और इतना टाइम नहीं मिलेगा कि 12th पार्ट भी पूरा रिवाइज हो जाएगा, तो 12th पार्ट आपको पैरेलली रिवाइज करना है, एनसीईआरटी अच्छे से करना और ये पीवाईक्यू करना। मेंस का रिवीजन तो इसके अंदर हो रहा है। जो मेंस में कंफर्टेबल है वो इस दौरान एडवांस का रिवीजन करने के लिए क्लास कॉपी अच्छे से करें। ठीक है? क्लास कॉपी करें, और आपको लग रहा है एडिशनल क्लास कॉपी हो चुका है और एडिशनल कुछ चाहिए तो वो शीट हमसे लें, या एडवांस के पीवाईक्यू। हालांकि फिर कह रहा हूं इतना टाइम मिलेगा नहीं। अभी आपको लग रहा है बहुत दिन, एक बार पेपर चालू होते हैं तो फिर पेपर ही देते रहते हैं। ठीक है? तो क्लास कॉपी अच्छे से करिएगा। क्लास कॉपी 12th पार्ट, अगर 12th पार्ट की क्लास कॉपी कर लोगे आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी एडवांस की रिवीजन में हम एडवांस वाला करा लेंगे और मेंस में बचा हुआ पार्ट करा लेंगे। ठीक है? करते रहना है, क्योंकि अभी आपने सिलेबस तो नया पढ़ना नहीं है, इतनी सा तो रिवीजन हुआ, मतलब जितना भी रिवीजन हुआ अब एड ऑन ही तो होगा आप में। अगला रिवीजन भी आपके नॉलेज को ऐड करेगा, उसका अगला रिवीजन और ऐड करेगा, तो आप तो इंप्रूव होते ही जाओगे ना। क्योंकि हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि तुम्हें छोड़ देंगे जाओ घर पे पढ़ लो। हाँ, तब एड ऑन नहीं होगा, तब कुछ और एड ऑन हो जाएगा। ठीक है? तो एटलीस्ट आप कंटिन्यूअसली आते रहेंगे तो आप में इंप्रूवमेंट और लगातार ही होगा, और स्कूल के दौरान भी इंप्रूवमेंट होता है बहुत। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका पेपर बिगड़ गया है, आप पेपर में एकदम से घबरा गए, ये रिपीट होगा नहीं, ये एक ही बार होता है, हो चुका है। तो बस ऐसे सोचिए, हम में जितनी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो जा चुकी हैं। अब हम नई बिगनिंग करेंगे, नया पेपर नए तरीके से देंगे। तो जितना हमने किया और बेहतर करेंगे। अपनी गलतियां ढूंढिए, क्या गलतियां थी, और पेपर देते समय ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप बहुत अच्छा कर सकते थे, तो अपनी ताकत तो पहचान ही ली होगी। बस आपको अपनी वो शॉर्ट कमिंग्स या जो सिली मिस्टेक्स हैं उन्हीं को तो कम करना है। और सिली मिस्टेक्स ही सिली होती हैं, जो बार बार थोड़ी होती हैं, एक बार हो गई होगी। ठीक है? तो प्लीज टाइम बर्बाद ना करें इसमें कि आपका पेपर आप जितना एक्सपेक्टेशन रखे थे उतने नहीं आए, आपके स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है और आप मुंह बनाए बैठे हो।
ये परमानेंट लॉस है। आप टाइम का लॉस ही करोगे ऐसा करके। बायगॉन्स आर बायगॉन्स, ये मान के चलो हमारी तैयारी है, हम तैयारी में एड ऑन कर रहे हैं और हम अगले में गति कर देंगे, क्योंकि इस दौरान ये अंतर आएगा और ये लगातार अंतर आता रहता है अपने और बाकी बच्चों के बीच में। ये अंतर आने का प्रोसेस चालू हो चुका है, क्योंकि जिस दौरान बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, टीचर साथ में नहीं होते, इस दौरान हम सबसे ज्यादा साथ में होते हैं। इस दौरान जो निखार हम लाते हैं, जो आपके स्कूल के दौरान या स्कूल के बाद जो रिवीजन होंगे, वही बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये आप में बहुत चेंज लाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखिए, बस पढ़ते रहिए, अपने एफर्ट मारते रहिए। ठीक है, और बाकी कुछ भी अगर लगे, कुछ दिक्कत लगे तो हमसे बात करिए। स्कूल में दिक्कत लग रही है, बात करिए, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है कि तुम मुंह बना के बैठे हो और 2 दिन पढ़ नहीं रहे हो। अभी 2 घंटे भी इसका टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास डिप्रेस होने का भी टाइम नहीं है और खुश होने का भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। बस ये है, हमें अपना बेस्ट करना है और दूसरे का देख के कि इसका ज्यादा अच्छा हो गया, ये सोच के आप नेगेटिव ना सोचें। ये सोचिए जब इसका अच्छा हो गया तो अपना तो हो ही जाएगा। ये सोचिए ना, ये भी तो हम में से ही है। समझ गया ना? क्योंकि आप में से ही कोई अच्छा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो आप प्लस पॉइंट देखिए ना कि अगर वो उसी इनपुट पे अच्छा कर रहा है तो हम भी कर पाएंगे ना। ठीक है, तो मिलते हैं अपन फिर कल।